आज से 100 साल पहले तक ब्लैक होल्स के बारे में कोई जानता तक नहीं था। बस थ्योरेटिकली ये पता था कि कोई ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में जिनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कोई भी उनसे बच नहीं सकता, ना ही साउंड, ना ही हीट और इवन लाइट भी। ये सब प्रूफ किया था साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि ऐसा ऑब्जेक्ट वाकई यूनिवर्स में मौजूद है। फिर फाइनली 1971 में जाकर ब्लैक होल को एक्चुअल में डिस्कवर किया जाता है। ब्लैक होल जो है ना वो स्टार से बनते हैं। देखो, स्टार्स के अंदर ना न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं जिसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये ना फोर्स को बाहर की तरफ अप्लाई कर रही होती है और सेम टाइम पे ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ग्रेविटी अंदर की तरफ अप्लाई हो रही होती है। इसी वजह से स्टार हमें अपनी स्टेबल हालत में नजर आता है। ये जो फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, ये किसी फ्यूल की वजह से होते हैं, या तो वो हाइड्रोजन होता है या फिर हीलियम। लेकिन इस फ्यूल की ना लिमिट होती है और ये कभी ना कभी तो खत्म जरूर होता है। जब ये फ्यूल खत्म होता है ना तो स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो बंद हो जाता है और जो फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई हो रही होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो फिर एक ही फोर्स बच जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो स्टार के मास को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। तो फिर स्टार ना अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाता है। और इसकी ना दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली ये होती है कि अगर स्टार छोटा है साइज में तो वो रेड जायंट बनेगा, फिर वो प्लेनेटरी नेब्यूला बनेगा और फाइनली व्हाइट ड्वार्फ। इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर स्टार बहुत ही मैसिव है ना साइज में, तो पहले तो वो सुपर रेड जायंट में कन्वर्ट होगा, फिर वो सुपर रेड जायंट सुपरनोवा बनता है। सुपरनोवा ना एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसके एंड पर ना एक छोटा सा कोर बच जाता है। अगर वो कोर कुछ ज्यादा ही छोटा होता है ना तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनता है और अगर कोर बड़ा हो साइज में तो वो ब्लैक होल बनता है। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जितना भी मास होता है ना स्टार का, जब वो बिल्कुल ही सुकड़ जाता है अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो वो ब्लैक होल बन जाता है। अगर हम ब्लैक होल के साइज को देखें कि एक स्टार श्रिंक होकर कितना बड़ा ब्लैक होल बन सकता है, तो इसका अंदाजा लगाते हैं हम सन से, जिसका रेडियस है 7 लाख किलोमीटर। अगर सन अपने अंदर ही कोलैप्स होकर ब्लैक होल बनता है ना, तो उस ब्लैक होल का रेडियस सिर्फ 3 किलोमीटर होगा, यानी कि इतना छोटा ब्लैक होल। लेकिन इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होगा कि अपने से 1000 गुना बड़े स्टार को भी अपने इर्द गिर्द रिवॉल्व करवा सकता है। वैसे नॉर्मली 3 टाइप के ब्लैक होल्स होते हैं। पहला है स्टेलर ब्लैक होल, मतलब कि ऐसा ब्लैक होल जो स्टार से बनता है, जिसका मैंने अभी आपको बताया कि वो किस तरह फॉर्म होता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक मिलियंस ऑफ स्टेलर ब्लैक होल ना हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। दूसरी टाइप है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। इनका साइज छोटे से एटम जितना होता है, लेकिन इनका मास माउंटेन से कम नहीं होता। इसके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि डार्क मैटर इसी से बने होते हैं और डार्क मैटर का काम होता है गैलेक्सीज और उनके क्लस्टर्स को होल्ड करना। लेकिन ये सब ना हाइपोथेटिकल और थियोरेटिकल बातें हैं। डार्क मैटर और प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तीसरे टाइप का ब्लैक होल है सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये इतना बड़ा ब्लैक होल होता है कि इसका मास इक्वल है मिलियन सन मास के, और ना हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। देखो, बेशक सुपर मैसिव ब्लैक होल गैलेक्सीज के सेंटर में होता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो पूरी गैलेक्सी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस सुपर मैसिव ब्लैक होल का इम्पैक्ट पूरी गैलेक्सी पे 1% से भी कम होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल है सैजिटेरियस ए, जो कि आज से 13.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। इसका मास 4 मिलियन सन जितना है। खाली इस ब्लैक होल का मास ही इतना बड़ा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल पूरे स्टार के कोलैप्स होने से बनता है और स्टार का जो एक्चुअल साइज होता है ना, उससे बहुत ही ज्यादा साइज में छोटा ब्लैक होल बनता है। और स्टार्स के बिना साइज की लिमिट होती है कि वो एक पॉइंट पे आकर इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब सैजिटेरियस ए ब्लैक होल बना था ना, तो उसका साइज आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा छोटा था। इसका इतना बड़ा साइज होने की वजह यह है कि इसने काफी सारी चीजों को अपने अंदर अब्सॉर्व करके अपना साइज इतना बड़ा बनाया है। इवन दूसरे ब्लैक होल्स को भी इसने अपने अंदर अब्सॉर्व किया है। 13.5 बिलियन ईयर से ये ब्लैक होल मौजूद है और तब से ही इसने स्टार्स को अपने अंदर खाकर अपना साइज बड़ा किया है। ब्लैक होल के ना 3 पॉइंट्स हैं। ये जो रिंग है ना, इसको बोलते हैं एक्रीशन डिस्क। अब जैसे हमें पता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, तो जो भी चीज इसके ग्रेविटेशनल पुल की जद में आती है ना, वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। मोस्टली इसमें गैस मैटर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि सन भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि पार्टिकल्स हाई स्पीड में घूमने लग रहे होते हैं। इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर मिलियन डिग्रीज तक चला जाता है और ये एरिया ना ग्लो करने लगता है और रेडिएशन एमिट करता है। दूसरा पॉइंट है इवेंट होराइजन। ये होती है
ब्लैक होल की बाउंड्री, और यहाँ पर ना सब कुछ ब्लैक होता है, यानी ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। अगर किसी चीज ने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया ना तो फिर उसको कोई भी नहीं बचा सकता, और उस चीज ने अल्टीमेटली ब्लैक होल के अंदर चले जाना है। और फाइनली आता है सेंटर ऑफ ब्लैक होल। इस पॉइंट को ना सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया है और हमें कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि इस पॉइंट पे आके ना स्पेस और टाइम के मेश की बेंडिंग इनफाइनाइट हो जाती है, और इस पॉइंट पे ना टाइम भी इनफाइनाइटली स्लो हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट ना ये मानते हैं कि सिंगुलैरिटी पॉइंट की ग्रेविटी मेश को इतना ज्यादा बेंड कर देती है कि वो मेश ही फट जाता है और ना वर्म होल क्रिएट हो जाता है, जिसकी मदद से हम पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं या मे बी दूसरी डायमेंशंस में। लेकिन ये सब थियोरेटिकल बातें हैं। वर्म होल के बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अगर स्पेस से रिलेटेड और वीडियोस देखनी आपने तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।